है अभी चलेगा, इतना प्रीमियम तो मिलना चाहिए इनको। तो अगर आप देखें, आपने जो पी का चार्ट दिखाया था उसमें तो उनका पी 2 साल पहले हाँ 28-30 का एवरेज हुआ करता था। हाँ, 35 तक गया था। तो उसके कंपैरिजन में तो कुछ तो डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ तो तो मेरा ये है कि मान लीजिए कि ये जो अभी 22-23 की एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। हम्म, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये मल्टीपल काफी हद तक तो जैसा कहते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। इन द एब्सेंस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज, अगर दूसरे क्षेत्र में लोगों को इस तरह की क्रेडिबल कंपनीज ना मिले, या फिर उनमें क्लियर कट आपको ग्रोथ की संभावना ना दिखे, तो संभव है कि ये जो अभी वैल्यूएशंस हैं, हाँ वो बरकरार रहें, या एक दो पॉइंट आगे पीछे भी अगर होते हैं और बाद में अगर अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट होता है तो फिर ये रीरेट हो जाएंगे। ओके, तो ये एक बेस्ट अवेलेबल चॉइस का भी मामला है अनुराग जी। ये जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट है ना ये, तो इसके लिए तो आपको 5% देना ही पड़ेगा। कीर्तन भाई, आप तो बहुत नंबर से डेटा से खेलते रहते हैं दिन भर, आपका क्या व्यू बन रहा है इस सेक्टर पे? अच्छा, अर्निंग्स देखिए इनकी जब आनी शुरू हुई तो तरह तरह की अब चीज़ें आ रही जो यूएस में हो रही हैं, आगे भी और हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, फेयरली वैल्यूड है कि अभी भी महंगे और करेक्शन और बाकी इसमें अभी? अ, देखिए, आई थिंक अगर आप नियर टर्म में देखें, संजय जी ने जो कहा उससे अगर रेफरेंस लूँ मैं, आप अर्निंग्स की बात करेंगे तो बहुत सारे ये छोटे छोटे बैंक्स है यूएस में जो बहुत ही ट्रबल्ड सिचुएशंस में है। इसीलिए आप देखेंगे ये जितने भी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स की बात करें वो बहुत बहुत और काफी माइल्ड आ रहे हैं कंपनीज से। पी एक्सपेंशन की बात करें तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं पता है कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी में सर्विसेज कंपनी उसको कैसे अडॉप्ट करे। बट मुझे अनुराग जी की एक बात पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि मेरा व्यू काफी सिमिलर है उसको लेकर। वो ये है कि आप देखिए म्यूचुअल फंड्स में अगर आप सिर्फ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ले लें, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी लार्ज कैप में ही लार्जली फोकस करती है, तो ये दोनों कैटेगरीज को मिलाकर बहुत ज्यादा पैसा है, कम से कम 4-5 लाख करोड़ इस दोनों कैटेगरी में मिलाकर है। मेरा नंबर एग्जैक्ट नहीं होगा, पर कहना यह चाहता हूँ कि वैल्यू बहुत ज्यादा है इन दोनों कैटेगरीज में। अब आप देखिए कि अगर इन लोगों को पैसा डिप्लॉय करना है मार्केट में, तो सेबी का 2018 में एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लार्ज कैप कंपनीज का मतलब है टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज। तो हो ये रहा है, जैसे अनुराग जी ने कहा कि आज 14,000 करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप 2008 में देखें तो मार्केट 67% गिर गया था, क्योंकि शायद एफआईआईज ने $2 बिलियन बेचा था। उससे ज्यादा पैसा तो हर महीना एज एसआईपी आ रहा है। तो अब अगर उतना पैसा मार्केट में आ रहा है और सेबी ने डिफाइन कर दिया है कि क्या लार्ज कैप है क्या मिड कैप है, तो फंड मैनेजर्स के पास स्कोप नहीं है उस रेंज के बाहर जाने का। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्जली ये जितनी लिक्विडिटी आ रही है ना, वो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज को चेस कर रही है। इसकी वजह से बढ़ती लिक्विडिटी के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन डेटा पॉइंट्स पे आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। और इसका फायदा एफआई वाले उठाएंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम लोग खरीदते रहे और एफआई वाले मौका उठा के उसको बेचते रहे? ये नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप लोग इस पर एग्री करेंगे कि फंड में पैसा आ रहा है 14,000, ये तो आपने डायरेक्ट बताया 14,000 करोड़, और जो ये पीएफ वाले इंश्योरेंस वाले ये कुल मिला के 6-7 लाख करोड़ का आ रहा है साथ में। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो लॉन्ग एवरेजेस की तरफ आप इसलिए देखते हैं क्योंकि कोई ना कोई उसका फ़ायदा उठा रहा होता है, और आईटी में लगभग ऐसे हो रहा है। आपको एक दूसरे एग्जांपल से मैं ले जाता हूँ, वही मेरा सवाल भी होगा। बैंकिंग में थोड़ा सा बात करेंगे, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। आपको याद होगा कि जो पीएसयू बैंक का इंडेक्स था वो लोज पे एकदम ट्रेड कर रहा था, और आप इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 6 महीने के अंदर जिसने आउट परफॉर्म किया वो सिर्फ पीएसयू बैंक इंडेक्स है। ये है लॉन्ग एवरेजेस का खेल, कि अगर यही आईटी निफ्टी आईटी का मल्टीपल 14-15 पे हो जाए और स्टॉक का मान लीजिए 20-22 भी रहे, तो आपके पास पैसा बन जाएगा क्योंकि वो कैचअप होगा। लेकिन यहां दोनों अपने लॉन्ग एवरेजेस से ऊपर चल रहे हैं। हालांकि बैंक में अगर आप जाके देखें तो जिस तरह से उनके एक्सपेंशन हो रहे हैं पी के, उनकी बैलेंस शीट क्लीन है, वो लगता है कि वो बेटर पॉइज है। इसीलिए बैंक निफ्टी आपको बार बार इशारे करेंगे हम तो चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये पीछे से हमारे जो है लंगड़ फंसा देते हैं आईटी वाले,
अनुराग जी, बैंक ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया में? नहीं, स्ट्रांग दोनों ही है नीरज, बैंक और आईटी दोनों ही स्ट्रांग है। और आई थिंक कीर्तन ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, वो अब 1-1.5 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन जब से ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन सेबी ने भी कुछ रीडिफाइन करके ना वो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है मार्केट्स में। तो अल्टीमेटली द मनी फ्लोज इनटू कॉन्सेंट्रेटेड कंपनीज जिन पे प्रीमियम एनीवेज आने ही वाला है। तो आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट था जो मैं मिस कर गया था। बट नीरज दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, और आई अंडरस्टैंड 4 times बुक वो बेट करना तो किस पे करेंगे वर्ल्ड में तो नॉर्म नहीं है। अभी आपको बेट करना हो तो आप किस पे करेंगे? अब आप शुगर कोटेड बात कर रहे हैं, ये दोनों अच्छे हैं, कैसे दोनों अच्छे हैं? अभी हम लोग ने इतना डिस्कस किया, आपको एक पे बेट करना तो आप किस पे करेंगे? अच्छा ओके, तो बेट कर, तो दोनों अच्छे हैं नीरज, लेकिन अभी नहीं खरीदूंगा इस प्राइस पे। दोनों नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल अभी नहीं, अभी प्राइस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्टर बहुत अच्छे है, बैंक का नाम बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन अपना काम डेटा है, वैल्यूएशन अच्छे हैं क्या? वैल्यूएशन सिंपल आंसर नीरज, तो जैसे आईटी कैन स्टिल फॉल इवन अबाउट 15% फ्रॉम हियर इजीली, ऑल द स्टॉक्स। कुछ लीडर्स तो 20% भी गिर सकते हैं, और आई थिंक फिर वो उनके टाइटल वैल्यूएशन पर आएंगे। बैंक्स भी नीरज महंगे हैं, आई थिंक देखिए 3200 पे तो इंडेक्स जब था, 32,000 पे तो मैं टोटल बुलिश था। 42,000 पे नीरज उतना बुलिश नहीं हो। देखिए 1-1.5 साल में पहुंच गया नीरज 25% रिटर्न देके इंडेक्स। तो आई थिंक अब तो रुकने का समय है, 24 तक तो एटलीस्ट रुकना चाहिए। हाँ, अगर कोई बीच में क्रैश आता है मार्केट से लिंक्ड और क्राइसिस आता है, तो देन मार्केट को पता है कि कौन से बैंक्स खरीदने हैं। 2-3 रॉक सॉलिड बैंक्स हैं, फिर हाथ ना खींचे। मेरा हेजिटेशन ये रहता है, कंप्लेन ये रहता है रिटेल से, कि जब इनमें बैड न्यूज आती है ना, बैंकिंग में और टेक्नोलॉजी में भी, फिर खरीदने वाले नहीं होते हैं नीरज। एंड आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, ये बात सही है संजय जी। ये जो हमारे बैंक्स हैं, उनके राइट पैरामीटर क्या, उनकी बुक वैल्यू देखें, कुछ की बहुत ज्यादा है, कुछ की बहुत कम है। हालांकि पीएसयू वाले जो एकदम डर्ट चीप प्राइस पे थे, अब वो बहुत रिचली वैल्यूड हो गए हैं और उसमें बहुत अच्छी तेजी बनी है। आप प्रेफर करेंगे कि इस जो ये झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में बैलेंस आउट करना, तो आप बैंक के साथ जाएंगे क्या अभी भी इस परिस्थिति में भी? नीरज, अगर मुझे पैसे कंपल्सरी बाजार में लगाने होंगे, हाँ, तो मेरे ख्याल से आज भी बैंक बुरे नहीं है, क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि क्या हम ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएंगे बैंक में निवेश करके, तो मेरे ख्याल से वो संभव है आज के दिन में भी। और जैसा आपने कहा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो आप सरप्राइज होंगे नीरज, आज भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो उनकी एक रैली जब बनी थी पिछली बार, तो लग रहा था कि ना उनकी रैली उनको प्रीमियम पे ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये 10 साल के बाद जो पीएसयू की रैली हो रही है, 10 साल पहले बैंक्स की जब रैली हुई थी तो ये पीक आउट कर गए थे एट रफली बिटवीन 1.5 to 1.75 टाइम्स देयर बुक वैल्यू। तो आज तो ये उनसे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि जिस ये जो एक इंप्रेशन है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक बहुत बड़ा जीसेक का पोर्टफोलियो लेके चलते हैं, और आरबीआई की अग्रेसिव रेट हाइक के कारण ऑब्वियसली इस जीसेक पोर्टफोलियो में भी लॉसेस होने की संभावना बढ़ी थी। लेकिन अभी तो इस क्वार्टर में खास करके हमें देखना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, और जिस तरह का उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर लिए हैं, रिस्क पर उनकी काबू है। अगर ये कॉन्फिडेंस बनता है तो संभव है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दोबारा एक रैली बने। इंटरेस्टिंग। आज के डिस्कशन में ये जो पॉइंट मैं लेके आया था बैंक और आईटी, इसको लाने का मकसद ये था कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो है तमाम एक जनरल परसेप्शन में आ जाते हैं कि मैं नाम नहीं करूँगी, अरे टीसीएस देखिए 45 रुपये तो बायबैक है और अभी वो 3200 का चल रहा, बहुत करेक्शन हो गया है इसमें, तो अब लेने लायक है। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतनी मेहनत करके आपको ये शो बना के दे रहे हैं, उसको आपको देखना चाहिए कि उनके मल्टीपल्स कहाँ पे हैं। 6 महीने से वहीं पे खड़ा है और स्टॉक चले नहीं है और अब गिर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि कभी ना कभी आपको उस हकीकत से दो चार होना पड़ता है जो एवरेजेस दिखाते हैं आपको। इसीलिए हमने इतना डीप जाके आपको बताया कि आईटी अभी भी महंगा है, यहाँ से गिरेगा और देखिए गिर रहे हैं। इन्फोसिस 10% एक दिन में गिरा था, खराब नतीजों के बाद। तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स, वो डेटा आपको इशारा करते हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगले हफ्ते फिर किसी एक और सेक्टर की ऐसे ही हम लोग एक्सरे रिपोर्ट बनाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए वीकेंड का, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।